बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मगर कश्मीर पर वजीर आजम की तकरीर में वो दम खम नहीं था जिसकी कौम तो को कर रही थी। कौमें लीडर की वजह से शेर बनती हैं और लीडर ही की वजह से ढेर भी हो जाती है। तो जैसा लीडर होता है कौम वैसी ही रिएक्ट करती है और लीडर की असल काबिलियत का पता भी मुश्किल हालात में चलता है। भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके खित्ते में जंग का तिबल बजा दिया है और ऐसी सूरत हाल हम पर मुसल्लत कर दी है कि हम उससे भाग नहीं सकते। हमें सूरत हाल का मुकाबला भी करना है, लेकिन हौसले और होशमंदी से करना है। हौसले का दामन भी नहीं छोड़ना और होश भी बरकरार रखना है। दुश्मन के सामने कमजोर नहीं पड़ना। इससे तो बेहतर होता है कि खास साहब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये को ही इंडोर्स कर देते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 4 जुमले ही काफी हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो वजीर आजम को भी यही कहना चाहिए था, ना कि जंगों की हौलनाकियों से कौम को डराया जाता। भारत ने हमें खुद ये जवाब फराहम कर दिया है कि हम पूरी तरह उस पर चढ़ जाएं। जरूरी नहीं कि हम हथियारों से उन पर हमला करें, लेकिन इतना शोर मचाना चाहिए कि मोदी के कान के पर्दे फट जाए। पूरी दुनिया को अपना हमनवा और हम ख्याल बनाकर भारत के सामने लाख खड़ा कर देना चाहिए। अगर हम अपना मौकफ सही मानों में दुनिया के सामने पेश कर सकें तो फिर कोई वजह नहीं कि दुनिया हमारी बात ना सुने। ये वो वक्त है जब पाकिस्तानी कौम लीडर तलाश कर रही है जो उनके लिए दुनिया से लड़ने की सलाहियत रखता हो और फ्रंट फुट पर आकर दुनिया को बताए कि क्या हो सकता है, ना कि कौम को यह समझाना शुरू कर दे कि क्या नहीं हो सकता। हाँ साहब तो वैसे भी गुफ्तगू के जबरदस्त माहिर हैं और गुफ्तार के गाजी हैं। दुनिया से बात करने के लिए उन्हें जुबान की जरूरत नहीं, ना उनको पर्चियों की जरूरत है कि वो पर्चियां देखकर अपना मौकफ किसी को समझा सके। उन्हें कोई मुश्किल नहीं है तो बुलाएं दुनिया के सारे मीडिया को खास साहब अपने सामने और उनको बिठाएं और बताएं कि कश्मीर के साथ क्या ज्यादती हो रही है। खुद बाहर निकलें, दुनिया के दौरे करें। हम नहीं आपसे पूछते कि आपने किस दौरे पर कितने पैसे खर्च कर दिए। ये सफारती जंग है जो पाकिस्तान ने अगर खुदा ना खास्ता ठीक तरीके से ना लड़ी तो हार जाएगा। लीडर मेज पर जंग जीतता है और मेज पर हार भी देता है। आपको मैं एक लीडर की मिसाल देता हूं जिसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। कश्मीर पे भुट्टो ने क्या कहा और शिमला कॉन्फ्रेंस में किस तरह उसने करारदाद फाड़ी और दुनिया से किस लहजे में मुखातब हुआ। भुट्टो इसलिए आज तक जिंदा है। जो दुनिया पूछती है कि भुट्टो क्यों जिंदा है, तो इसलिए जिंदा है। Finally, I am not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. I thank the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan for his statement. कश्मीर में हजारों शोहदा की कुर्बानियां हैं। इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाना चाहिए। पूरी कौम वजीर आजम की तरफ देख रही है और मुझे यकीन है कि इमरान खान वो लीडर है जो इस वक्त कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने लड़ सकते हैं। उन्हें मिसाल चाहिए कि दुनिया के सामने लीडर कैसे मुकदमा लड़ते हैं,
तो मैं आपको एक और भुट्टो की तकरीर का हिस्सा दिखाता हूं। वॉच दिस। Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. In culture, in geography, in history, in every way and in every form. We shall never abandon, irrespective of our size, of our resources. We shall fight to the end. But we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. We are not aggressors. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council to pronounce on who is the aggressor and who is the aggressed. It was Pakistan that was the victim of aggression. And I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. They are not even countries. But I am referring to the great powers. I am referring to all peace-loving countries. I am referring to those who believe in the cause of justice, in the cause of righteousness. अब जितनी तकरीरें पार्लियामेंट में हो रही हैं, उनका लुबे-लुबाद यही है कि पूरी कौम वजीर आजम के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। फैसले वजीर आजम को करना है और वजीर आजम को बहुत अहम फैसले करना है। कश्मीरियों को हौसला भी देना है और कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ना है। इस मुकदमे में एक इंतहाई अहम मोड़ आ गया है, तो इसमें से कामयाब होकर भी निकलना है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसलिए बुलाया गया था कि हम दुनिया को पैगाम दे सके कि कश्मीर के मामले पर पूरी कौम एक है। सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पर है, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब कश्मीर के मसले पर इख्तलाफात भुलाकर एक जगह बैठने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट का रवैया भी मायूस कुन है। हुकूमत अपोजिशन से तवक्को करती है कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे, जबकि ये काम हुकूमत का है कि वो माहौल को बेहतर रखे और खराब ना होने दे। कल खान साहब की तकरीर के दौरान अपोजिशन के रहनुमा पार्लियामेंट में दाखिल हुए तो अपोजिशन ने डेस्क बजा दिए, ये भी गलत था। वज़ीर आज़म की तकरीर चल रही थी, अपोजिशन रहनुमा आराम से अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ जाते। वो कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर आए थे और सोने पे सुहागा। वजीर आजम को ये बात बुरी लगी और वो इसका इजहार भी करने बैठ गए कि अपोजिशन संजीदा नहीं। प्राइम मिनिस्टर को तो कहना चाहिए था कि वो अपोजिशन रहनुमा को वेलकम करते हैं, कि वो उनका खुताब सुनने के लिए आ गए। लेकिन वज़ीर आज़म इतने गुस्से में थे कि उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी और जवाब देकर ऐवान से चलते बने। उन्हें तो तमाम अरकान की तकारीर सुननी थी और जो तजावीज़ थी उस पर रिस्पॉन्स देना बनता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, दुनिया देख रही है। आज का जॉइंट सेशन है। मेरे ख्याल में हमें इस सेशन की पूरी तरह अहमियत की समझ रही है। इसको सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं देख रही, इसको कश्मीरी देख रहे हैं, इसे दुनिया देख रही है। इधर से सिग्नल जाना चाहिए कि सारी कौम इकट्ठी है। अगर ये चाहते हैं इस तरह इस सेशन को डिस्टर्ब करने में बैठ जाता हूँ। मैं ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना है तो आपकी अपनी मर्जी है। कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की, जो ये कह रहे हैं, जो मैंने नहीं किया अभी तक? एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, उनको तस्कीन दिलवाएं। 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था। तब आपने क्या किया था? ये मंजर हमने कल देखे थे, जहां एक दूसरे से इस तरह बात हो रही थी। आज फिर इसी किस्म का माहौल देखने में आया। मुशाहिदुल्लाह खान की तकरीर के दौरान फवाद चौधरी ने लुकमा दिया तो मुशाहिदुल्लाह भी जवाब देने से बाज ना आए और माहौल में कशीदगी पैदा हुई। मिनिस्टर साहब, आप तशरीफ से बैठ। जी, तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंस गए, प्लीज तशरीफ रखें। जी,
मुशाहिद साहब प्लीज, मिनिस्टर साहब, फवाद साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। बस मुशाहिद साहब अब तकरीर करें जी, प्लीज एक्सपंज कर दें जी। जी मुशाहिद साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं। ख्वाजा साहब तशरीफ रखें, शीर रहमान साहब प्लीज, हसन साहब प्लीज जी, फवाद साहब तशरीफ रखें प्लीज, फवाद साहब अब आप तशरीफ रखें प्लीज जी, प्लीज तशरीफ रखें जी, प्लीज आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब कंटिन्यू करें। चलो कोई बात नहीं, तमीज सीख जाएंगे ऐसा ऐसा। यूं लगता है कि पार्लियामेंट नहीं बल्कि कोई थिएटर है और एक दूसरे को जुबान खींचने तक की धमकियां दी जा रही हैं। जो धमकियां भारत को उसकी मजमूम हरकत पर देना चाहिए थी वो हुकूमत अपोजिशन को दे रही है। इतनी खतरनाक सूरत हाल में जब कौमी सलामती पर बहुत अहम सवाल खड़ा हो गया, हम जरा सी भी संजीदगी का इजहार नहीं कर सके। इतने हसास मामले पर भी जाती रंजिशों के हिसाब चुकता किए जा रहे थे। सिर्फ खान साहब की तकरीर ने मायूस नहीं किया बल्कि पार्लियामेंट के मजबूरी रवैये ने, मैं ये कहूं कि सियासतदानों के मजबूरी रवैये ने बहुत मायूस किया। प्रोग्राम में और भी अहम मौजूद शामिल हैं, देखते हाईलाइट। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ से बैठ जी, तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंस गए, प्लीज तशरीफ रखें जी। मुशाहिद साहब प्लीज, मिनिस्टर साहब, फवाद साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। बस मुशाहिद साहब अब तकरीर करें जी, प्लीज। देखिए शादिब साहब, ये फैसला जो है पार्टी लीडरशिप करती है, सूबाई हुकूमत के सरबरा चीफ मिनिस्टर करते हैं। उनका इस्तेहकाक है कि वो किस टीम के साथ आगे लेकर चलना चाहेंगे। जो सूबाई हुकूमत होती है वो कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं है कि सरदार शाह साहब से वजारत का ओहदा ले लिया या सईद गनी साहब से वजारत का ओहदा ले लिया। दोनों अब डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करेंगे। वज़ीर आला ने ये समझा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है कि हमारे, देखिए हमारा ये ख्याल था कि वज़ीर आज़म आज ये कहेंगे कि हमने चंद हफ्ते पहले जो एग्री किया था कि हम हिंदुस्तान की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है हम उसको एंडोर्स करें, हम एंडोर्समेंट अपनी वापस ले रहे हैं। नजम सेठी साहब वो बड़े अरसे से बड़े परेशान हैं, उनका है रिसोर्ट कोई एक, आए जी जरा उनकी माहिराना राय सुने। और ये वो जर्नलिस्ट हैं जो सरकारी नौकरी, क्योंकि हमारे हैं तो वैसे बहुत सारे दोस्त कभी नवाज शरीफ की नौकरी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, दुनिया देख रही है। और अब कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। साबिक वफाकी वजीर मुफ्ता इस्माइल को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नैब की टीम ने मुफ्ता इस्माइल को उनकी जमानत मुस्तरद होने के बाद कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया। मुफ्ता इस्माइल ने LNG केस में जमानत करा रखी थी और उसमें तौसीक की दरख्वास्त के साथ अदालत पेश हुए थे। LNG केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की और उन्होंने मुफ्ता इस्माइल की जमानत में तौसीक देने से इनकार किया, जिसके बाद नैब ने मुफ्ता इस्माइल को बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से दायर दरख्वास्त 300 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि सदारती रेफरेंस कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक काउंसिलर की कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अहलिया और बेटे की बैरून मुल्क जायदाद छुपाने का इल्जाम है, जिस पर हुकूमत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। और अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात करते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंटेरियन ने मसला कश्मीर के हवाले से और कश्मीर का स्टेटस खत्म किए जाने के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी तय करने के हवाले से कुछ तजवीज़ दी हैं। उनमें साबिक सदर आसिफ जरदारी की तस्वीर ये है कि अगर वो सदर होते तो इस मामले में तमाम लीडरों को एतमाद में लेते
और दुनिया भर के सरबराहान मुल्कत से मुलाकात करते। शेर रशीद साहब ने ख्याल जाहिर किया है कि भारत अगले 3 से 6 माह में जंग कर सकता है, जबकि फवाद चौधरी ने जज्बात से भरपूर तकरीर की और उन्होंने अपनी हुकूमत और वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त की कि भारत हमसे बात नहीं करना चाहता तो उसकी मिन्नत न करें, बल्कि उनसे सफारती ताल्लुकात ख़त्म किया जाए। इसके अलावा सेनेट में रज़ा रब्बानी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। क्या क्या किसने कहा, जरा देखते एक हाईलाइट। आपके साथ बातें की सारी दुनिया ने सुनी, लेकिन कॉरिडोर में जो आप उनके साथ चल फिर रहे थे वो किसी को नहीं पता। वो भी बताए, वो नहीं बताए, वो वर्ड कब उसी का है ये मैं आपको बता दूं कि वो जो व्हाइट हाउस में चहलकदमी हुई थी ना, सारी बातें वहीं पे ही हुई थी और वो उस बातों का नतीजा देखें क्या है। वे वर्ल्ड कप जीत के लाए ना, अब उनसे कहें ना कि ये हिंदुस्तान ने जो कुछ किया इस पे बयान तो दें कोई। ये जो वाजपेयी और इनकी जो पार्टी है, मोदी साहब का जो सोच है, इसमें डिसइंटीग्रेशन इंडिया की खुद होगी इंशाल्लाह, इसलिए कि वो सेक्युलर इंडिया जिसका इसकी सोच गांधी ने, जिसकी सोच नेहरू ने दी थी, वो इनने दफन कर दिया। यानी आज से 4 माह कबल तक इनको मोदी से उम्मीदें थीं। कल जो बातें ये कर रहे थे ये टोटल कॉन्ट्रडिक्शन है, तरदीद है, जो पिछले 1 साल में इनके वजीर आजम साहब मोहतरम के जो बयान आते रहे। के नजदीक हमारी कोई हैसियत नहीं है। जब हम उनके नजदीक कोई बात नहीं कर, हमारी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए हिंदुस्तान से। उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी मोदी से कि वो इलेक्ट होके कश्मीर का हल हमें देगा। जो हल उसने कल दिया है वो सारी दुनिया देख रही है। इस ऐवान से हाथ जोड़ता हूं, अपनी सियासतों के पीछे हमारे बच्चों की लाशों की बेहुरमती ना करें। कल जो यहां हुआ, आज भी जो यहां हो रहा है, पैगाम अच्छा नहीं जा रहा। हमारी भी गलती है, हुकूमत की भी गलती है, मैं मानता हूं। कुछ जुंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। जनाबे मुज़ाकरात के रास्ते खत्म है। ये मुज़ाकरात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सूरन सिंह के साथ किए, दिन में 2-2 मरतबा किए, क्या नतीजा निकला? कौन सी सियासी शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए? लेकिन दुनिया तारीख का सबसे बड़ा अलमिया, अब इंडिया में जो कंट्रोल लाइन की सूरत हाल है, ये हिंदुस्तान आजाद कश्मीर पे हमला कर सकता है। मेरी तारीख को, मेरे एक पॉलिटिकल वर्कर की, जब कल वजीर आजम साहब ने यहां पे खड़े होकर अपोजिशन को सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं, मैं हमले का ऐलान कर दूं, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो को खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात नहीं हुई, डिवाइडेड हाउस किया है। 2-3 महीने की बात अगला साल लगा लें, 3 से 6 महीने पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर का मसला फाइनल होने जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान कोई ऐसी गलती करेगा तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है जनाब चेयरमैन। यहाँ पे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे मरीम नवाज का एक और जलसा जो कि सरगोदा में हुआ, और उसके अलावा सिंध हुकूमत में वज़रा की तब्दीली क्यों हुई, इन सब पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और इसके अलावा तजिया निगार रज़ा रूमी से भी मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। कश्मीर की बात हो रही है तो कल कश्मीर के हवाले से सरगोदा में रैली निकाली गई
ये जलसा था मरीम नवाज का, जिसे कश्मीर के हवाले से डेडिकेट किया गया, बहुत बड़ा जलसा था। अगर इस जलसे की बात करें तो लगता यूँ है कि पंजाब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा हो रहा है और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। मरीम नवाज के जलसों में अवाम की भारी तादाद में शिरकत ज़ाहिर कर रही है कि लोगों की बड़ी तादाद एहतसाब के अमल से मुतमईन नहीं है और ना ही वो नवाज शरीफ या उनकी जमात के हवाले से इल्ज़ामात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। मरीम नवाज जिस शहर में भी जा रही हैं, लगता यूँ कि पूरा शहर उमड़ आया हो, जिससे ये कहना मुश्किल नहीं है कि लोग नवाज शरीफ पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को दुरुस्त नहीं समझते, वरना लोग उनके साथ खड़े नहीं होते। इन रैलियों में लोगों का इतनी बड़ी तादाद में शरीक होना ये जाहिर करता है कि नवाज शरीफ की अपनी मकबूलियत भी बरकरार है और मुस्लिम लीग का वोट बैंक भी इंटैक्ट है। सरगोदा में जो रैली निकाली गई, इसे कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए डेडिकेट किया गया और कश्मीर की आज़ादी के लिए इसमें नारेबाजी की। तहद नज़र जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकपतन और होशाब के बाद ये एक बहुत बड़ा जलसा या रैली थी, यानी सरगोदा में। इससे मरीम नवाज ने खिताब किया। इस रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की और जलसागाह तक पहुंचने में मरीम नवाज को घंटों लग गए और पूरी रात ये शहर जागता रहा और तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब मरीम नवाज ने लोगों से खिताब किया। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा कि रात भर जलसे होते हैं और पुररौनक रहते हैं और बड़ी रौनक रहती है। शहरों में मेला लग जाता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जलसा करती है। लेकिन ये भी देखा गया कि छोटे शहरों में जब इस किस्म के जलसे होते हैं तो सरे शाम ये जलसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर मज़ाफात से आए होते हैं, करीबी इलाकों से आए होते हैं या लाए गए होते हैं, फिर उन्हें वापस जाना होता है या उनको वापस पहुंचाया जाता है। लेकिन ये हमने पहली बार देखा कि ये बहुत बड़े शहर नहीं है, खुशाब, सरगोदा और ये छोटे छोटे शहर है पाकपतन, इनमें पहली बार हमने देखा कि रात भर लोग जाग रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी क़यादत या उनकी पार्टी के लोग आएँ और वो उनको सुने। और ये मंजर पहली दफा लगा है और लगा छोटे शहर भी अब बड़े शहरों में तब्दील हो रहे हैं या उनमें भी बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं उनकी तरह का शऊर आ गया है और लोग अब इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व नजर आते हैं। तो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए निकाले जाने वाली रैलियों में ये अब तक की सबसे बड़ी रैली थी, जिसे कश्मीर रैली का नाम दिया गया। और बज़ाहिर ये एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी जो कि मरीम नवाज ने जिससे एड्रेस किया, और वो चूंकि शहरों शहरों जा रही हैं और अपने वालिद की रिहाई के लिए और हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी बात कर रही हैं और वो समझती है कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और हुकूमत वो डिलीवर नहीं कर पा रही जो कि उनकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डिलीवर किया था। तो ये मौक़िफ़ लेकर वो शहरों शहरों जा रही हैं और अब चूंकि कश्मीर का एक इशू भी आ गया है तो उन्होंने अब अपनी जो अगली कैंपेन है जिसमें वो और भी कई शहरों में जाने वाली हैं उनको उन्होंने कश्मीर के हवाले से डेडिकेट किया है। तो एक बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हमें पता है कि पीटीआई भी अगले 1-2 रोज़ में इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी गैदरिंग करने वाली है और ये भी कश्मीर के हवाले से होगी और मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी गैदरिंग होगी जिसमें हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और खुर्रम दस्तगीर बात कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में और कश्मीर के इशू के हवाले से पहले बात कर लें, फिर बाकी मौज़ूआत भी देखेंगे। वॉच खुर्रम दस्तगीर। बात बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है कि हमारे देखिए हमारा ये ख्याल था कि वज़ीर-ए-आज़म आज ये कहेंगे कि हमने चंद हफ्ते पहले जो एग्री किया था कि हम हिंदुस्तान की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है हम उसको एंडोर्स करें, हम एंडोर्समेंट अपनी वापस ले रहे हैं। कुछ तो बताते ना कौम को कि जी हम हमारे पास ये ऑप्शन था। दैट्स अ फर्स्ट नाउ, दैट्स अ फर्स्ट वन। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा जैसे मैंने कहा ट्रेड का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, स्टॉप द ट्रेड। हम अगर हम जो है अपनी एक्सपोर्ट नहीं बंद करना चाहते वो करें, पर हम उनके जो सब्जियां खरीदते हैं हम और चीजें खरीदते हैं, क्रॉस एलओसी ट्रेड हो रहा है जहां आज वो क्लस्टर म्यूनिशंस फेंक रहे हैं, तो ट्रेड का ऑप्शन भी तो है ना मौजूद। क्या सफीरों को वापस भेजना एक सिंबलिज्म है या नहीं? जी वो है, लेकिन मैं पर्सनली उससे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में तो एंगेजमेंट रहनी चाहिए जितने भी हालात हो। लेकिन जो इशू है देखिए, जिस बात पर कहा गया कि वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, मुझे जो लगता है कि जी ट्रंप साहब ने कश्मीर पर सालसी की ऑफर कर दी, हिंदुस्तान ने तो सालसी का मेज ही उल्टा दिया। अब किस चीज पे सालसी रह गई?
तो ये जो पूरा एक नैरेटिव था कि जी हमने जो है ना वो पता नहीं क्या अचीव कर लिया, वो तो मेज ही उल्ट गया ना, सालसी वाला तो मामले खत्म हो गया। हुकूमत की गैर संजीदगी का आलम यह है कि वो सीरियस मामला को भी खेल समझते हैं। खान साहब के नजदीक हुकूमत चलाना भी खेल से कम नहीं, वरना जहन में वर्ल्ड कप का सौदा न समाया होता। अमरीकी सदर का कश्मीर पर सालसी की पेशकश करना खतरे की अलामत थी, जबकि ये बात पूरी दुनिया को मालूम थी कि भारत कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे फरीक की सालसी मानता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है तीसरा फरीक दरमियान में आया तो फिर इंसाफ करना पड़ जाएगा। और इंसाफ की बात यही है कि कश्मीर कश्मीरियों को देना पड़ेगा। अब दोनों मुल्क कश्मीर के मामले पर आमने सामने आ चुके हैं। जब से भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदला है तो अब पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। ये वो वक्त है जब तीसरे फरीक की सालसी की जरूरत पड़ सकती है। तो ट्रंप और मोदी को तो पता था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा रिएक्शन देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका को दरमियान में डालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी अमेरिका के सिवा किसी की बात नहीं मानता। ये अलग बात है कि हम अभी तक सोच रहे कि करना क्या है। ये सिर्फ तिजारत का खत्म कर देना, सफारती तल्लुका तोड़ देना, ये सब आसान ऑप्शन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इनसे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ना। चाहे आप फजाई हदूद दोबारा बंद कर दें, तो असल खदशा उन्हें हमारी फौज से है, और हमारी फौज उनकी पहले भी पिटाई लगा चुकी है। मोदी साहब को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की फौज ने अगर ठान ली, इरादा कर लिया, तो फिर उनकी पिटाई हो जाएगी। इसलिए ट्रंप को पहले से लूप में ले लिया गया था। अब अगर हमने कुछ करना ही नहीं और सिर्फ हवाई घोड़े दौड़ाने हैं, तो फिर कैसी सालसी? फिर तो न ट्रंप की जरूरत है न सालसी कराने की। तो मोदी ने कोई मेज नहीं उल्टा। हमें ही समझ नहीं आई कि बात प्रेजेंट की नहीं है, यानी हाल की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात हो रही है। और दुनिया की नजरें माजी पर नहीं है बल्कि मुस्तकबिल पर हैं। ये सिर्फ हम ही हैं जो अब तक पिछलों और पिछली हुकूमतों का मातम करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल कमेंटेटर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे रजा रूमी। उनसे कश्मीर के मामले पर और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक का क्या बनेगा, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देखें प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं रजा रूमी। इंटरनेशनल अफेयर पे उनका काफ़ी अबूर है, उनसे बात करते हैं। रजा रूमी साहब, हमने देखा ये कि इमरान खान जब अमेरिका गए तो उन्होंने कश्मीर के मामले में ट्रंप से बात की। ट्रंप ने उनसे भारत के साथ कश्मीर के मामले पर सालसी की पेशकश की। उसके बाद से कश्मीर में जारहियत बढ़ गई है। तो पाकिस्तान की भारत के हवाले से खारजा पॉलिसी क्या होना चाहिए? और कश्मीर से रियासत का स्टेटस भी छीन लिया गया है। चीन का लद्दाख में स्टेक है, तो क्या करे पाकिस्तान कि ये खित्ता अब जंग की तरफ ना? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा इस वक्त जो है चैलेंज सामने उभर कर आया है पाकिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के लिए, और सबसे बढ़कर कश्मीरी अवाम के लिए, जो इस वक्त पहले ही उन पर इतने मजालिम ढाए गए हैं और अब उनसे जो आइन में थोड़ी बहुत, हिंदुस्तान के आइन में थोड़ी बहुत उनको स्टेटस जो था वो भी मोदी सरकार जो है वापस ले रही है। और ये उनका इलेक्शन में उसका बहुत नारा भी लगाते रहे, और हिंदू इंतहा पसंद जो हैं इंडिया में वो भी इस बात का मुतालबा करते रहे कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको ख़त्म किया जाए और एक तरह से उसको जो है हिंदुस्तान के अंदर जम किया जाए। अब ये बात है कि ये स्पेशल स्टेटस जो है ये इस तरह से मर्ज़ वजूद में आया था कि हिंदुस्तान भी 1950 और 60 की दिहाई तक और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ हमसे मायदे किए हैं उसमें कश्मीर को एक मुतनाज़ा मसला करार देता रहा है। लेकिन पिछले 15-20 सालों में वहां पर एक अजीबो गरीब बयानिया वजूद में आया है जिसकी रोज से वो कहते हैं कि ये अब कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं है,
ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और जो आलमी करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो डायरेक्शंस हैं इंडिया को और पाकिस्तान को भी वो कोई माने नहीं रखती। इसलिए ये मेरे ख्याल से सबसे हमारे लिए तो एक चैलेंज है, आलमी बरादरी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी मनमानी करके एक ऐसे अपने जो है इलाके के ऊपर जबरदस्ती हुकूमत कर रहा है और मजीद उसको सख्त करना चाहता है, जहां के अवाम कतन हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ट्रंप ने जो कुछ कहा वो तो उन्होंने अपनी गुडविल में कहा, उन्होंने कुछ चीज वो इमरान खान साहब को खुश करने के लिए भी कहा, पाकिस्तान को दोबारा से लाइन पे लाने के लिए कहा, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इशू है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का है। वो एक ऐसी मामला है कि जो कि हमारी 70 साल से न सिर्फ हमारी सियासी, सिफारती, कानूनी तमाम जो महाजों के ऊपर पाकिस्तान का मौकफ रहा है खित्ते में भी और आलमी लेवल के ऊपर भी, कश्मीर उसका मरकज है। ठीक है, ये तो हो गया कश्मीर के हवाले से जो आपका मौकफ है। गवर्नमेंट को देखिए, मौजूदा हुकूमत को भी तकरीबन 1 साल होने वाला है, तो आपसे चूंकि आप मौजूद हैं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हुकूमत की जो 1 साल में कारकर्दगी है वो किस हद तक सेटिस्फैक्टरी है। इमरान खान साहब की हुकूमत को 1 साल तकरीबन होने को है और जैसे कि हम सबके इल्म में है कि बड़े दावों और उम्मीदों के साथ खुसूसन हमारे माशरे में जो पढ़ा लिखा तबका है, शहरी इलाकों में जो तबका है, उन्होंने बहुत वेलकम किया इमरान खान साहब को पिछले 1 दहाई, कम से कम 1-1.5 दहाई में। और जब वो आ गए बरसरे इक़्तिदार तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। इमरान खान साहब के वादे भी बड़े ऊंचे ऊंचे दावे और वादे थे और 1 साल के बाद जो है वो कारकर्दगी बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी कि लोगों की तवक्को थी। उसमें क्या इमरान खान साहब का कसूर है या उनकी काबीना का कसूर है? मेरे ख्याल से 100% तो नहीं है। उनको एक मुश्किल माशी सूरत हाल विरसे में मिली। पाकिस्तान की मईशत जो है वो पहले से ही अबतरी की तरफ बढ़ रही थी और जब वो पावर में आए और आते ही 1-2 महीने के अंदर एक क्राइसिस पैदा हो गया। उस वक्त जो इमरान खान साहब की माशी मैनेजमेंट की टीम थी, असद उमर साहब और दीगर जो उनके रफ़ाकार हैं जो इस वक्त चीज़ों को देख रहे थे, बदकिस्मती से उनकी रिस्पॉन्स जो थी उस क्राइसिस के मुकाबले में ज़रा स्लो थी या यूँ समझिए कमज़ोर थी और उसकी वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया। हमारे यहाँ महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कम से कम 2 गुना बढ़ गई है और 3 गुना तक बढ़ने का इम्कान है इस साल। बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है और इसके अलावा जो है ये घरों के बनाने के वादे, दीगर जो वादे जो लोगों ने बड़ी आस उम्मीदें लगा रखी थी वो पूरी नहीं हुई। खारजा फ्रंट के ऊपर इमरान खान साहब को कुछ कामयाबियां मिली हैं। करतारपुर कॉरिडोर हो, अमेरिका का विजिट हो, वो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और मेरे ख्याल से उनकी नीयत अच्छी है और उनको टाइम मिलना चाहिए। हमें इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, उनको टाइम दें ताकि वो अपने वादे पूरे कर सकें। नहीं, उन्हें टाइम देने से किसने रोका हुआ? टाइम उनको पूरा मिल रहा है। लेकिन ये बताएं कि जो दौरा अमेरिका में हमने देखा, खास साहब की बड़ी फैर फॉलोइंग की, बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अवाम उनसे किस हद तक खुश हैं? क्योंकि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने के दावे तो अभी तक पूरे नहीं हुए, महंगाई आपने भी कहा आसमान को छू रहे। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए कि अवाम को रिलीफ मिले? और हुकूमत को इस वक्त जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत तो है, उसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? देखिए, हुकूमत को मुतअद्दिद चैलेंजेस दरपेश हैं। माशी चैलेंज का तो हमने पहले जिक्र कर लिया, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आज भी है, 1 साल पहले भी था और खुदा ना करे कि मैं सही कह रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात बिल्कुल गलत साबित हो, वो 1 साल बाद भी दरपेश रहेगा। हालात ही ऐसे हैं। अब बात यह है कि इन तमाम हालात में जब आपने हुकूमत के ऊपर अपनी ग्रिप जो है मजबूत करनी होती है, अवाम को रिलीफ देने का कोई रास्ता निकालना होता है, तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए होता है। मुल्क में एक, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेबिलिटी कहते हैं, वो होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम की फजा नहीं है क्योंकि जो अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियां हैं वो नाला हैं हुकूमत से। उनके लीडर्स को
कुछ को जो है करप्शन के चार्जेस पे पकड़ा गया है, कुछ को तफ्तीश के लिए पकड़ा गया है और अंदर कर दिया गया है, और एक तरह से ऑपोजिशन को बिल्कुल कमजोर रखा गया है। अब इस सूरत हाल में आपने देखा है कि वो लोग मिले भी, उन्होंने सेनेट में चेयरमैन को हटाने की कोशिश की, नाकाम हो गए। मरियम नवाज शरीफ जलसे जुलूस करती फिर रही हैं और धड़ाधड़ कर रही हैं। और इसके अलावा अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान ने तो इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान भी कर दिया है। अब बताइए इस सूरत हाल में जहां पे इतनी पार्टियां, इतनी आवाजें हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार हों, तो उस सूरत हाल में कैसे स्टेबिलिटी आएगी, बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी, यहाँ पे पॉलिसियां कैसे आगे आएंगी जो कि कोई इस्लाहात अगर नाफिज करनी है, कानून साजी करनी है। पार्लियामेंट ने अभी तक 1 साल में कोई कानून पास नहीं किया, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए इस वक्त सबसे बड़ी अशद जरूरत जो है वो सियासी इस्तेहकाम की है, और उसका हल इमरान खान साहब और उनकी काबीना के पास ही है। उनकी जो मौजूदा रविश है पकड़ धकड़ की, लोगों को अंदर करने की, दीवार से लगाने की, ये मेरा नाकिस जो मेरी राय और तजुर्बा और तज्जिया ये कहता है कि ये उनको उनकी मदद नहीं करेगा। ये हालात में मजीद तो आप समझते सियासी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार खुद इमरान खान और उनकी हुकूमत है। ये जो अभी आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी है लॉन्ग मार्च की, सेनेट में तो अब अपोजिशन नाकाम हुई, तो आपको लगता है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी रह पाएंगी, कोई तहरीक चलेगी हुकूमत के खिलाफ? देखिए हुकूमत पे फिलहाल तो कोई असर नहीं नजर आता। पाकिस्तान में हुक्मरानी जो होती है सिविलियन हुकूमत की, अगर उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो और मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा एक तनकीद और निकालने का गो के नारे ना लगा रहा हो, तो वो हुकूमत कायम रहती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अनलेस के अवाम बड़ी तादाद में खुद ही सड़कों में निकल आए, फिर भी कुछ नहीं होता। 2014 में ऐसा धरना हुआ था, हमें मालूम है कि उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को निकालने के दरपे थे। एक धरना हुआ, दूसरा हुआ, 3 बार उन्होंने कोशिश की, फिर आखिर वो कामयाब हो गए। पनामा में केस में नवाज शरीफ निकल गए इक़्तिदार से, फिर उसके बाद आपके सामने है सब कुछ। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब का साथ देगी इस्टेब्लिशमेंट? मेरा ख्याल है क्यों देगी। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी भी यही ख्वाहिश है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, मईशत बेहतर हो, पाकिस्तान के अफवाज जो हैं उनका भी इंटरेस्ट और स्टेक पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुशहाली में है। अगर पाकिस्तान की मईशत इंप्रूव होगी तो वो पाकिस्तान के डिफेंस के लिए अच्छा है, वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है। इसलिए मौलाना फजल रहमान को सोच समझ के ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि वो लोगों को ले आए और खामखा की एक और कोई खाना जंगी, खून रेजी या क्रैकडाउन, इस तरह की चीज़ों फिर वो शोर मचाते रहे। उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए। कुछ मुतालबात अगर हैं अपोजिशन के, उनको मान लेना चाहिए। ये पकड़ धकड़ कम होना चाहिए, ये तनाव नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब 5 साल के लिए आ गए हैं, उनको 5 साल पूरे करने दें। अच्छा काम करें 100 बिस्मिल्लाह, बुरा काम करें तो 4 साल के बाद इलेक्शन हो जाएगा, निकाल दें अवाम। ये हमारे यहाँ रिवायत क्यों नहीं आती? ये हमेशा एक टेंटा जो है खत्म नहीं होता कि एक गवर्नमेंट आती है, 1 साल बाद उसके पीछे लग जाते हैं कड्डो। अब ये इस तरह जमहूरियत नहीं चलती, हुकूमत नहीं चलती। मुल्क के ये 22 करोड़ का मुल्क है, ये मजाक नहीं है। ये कोई क्लब नहीं चल रहा, जिमखाना क्लब या कोई और गोल्फ क्लब नहीं चल रहा कि जहाँ पर आप लोगों को बदलते रहे, मैनेजमेंट को बदलते रहे। ये एक 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ पर संगीन मसाइल है, यहाँ पे गरीब अवाम है, यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। इमरान खान हो, XYZ हो, टाइम दें, डिलीवर करने दें, उनको पुश करें, उनका एहतसाब करें, लेकिन ये मारामारी नहीं करें। मुल्क के साथ ज्यादती है। बहुत शुक्रिया रज़ा रोबी साहब, आपके ख्यालात हमने जैसे आपने बोला और जिन सवालों पे जवाब लोगों को दरकार थे वो आपने दिए। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय इफ्तार काज़ी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने फीडबैक से हमें आप आगाह करते रहिए। सोशल मीडिया पे हमारे तमाम पेजेस मौजूद है इख्तिलाफ राय के नाम से, और ट्विटर पर पाकिस्तान मीडिया के नाम से मौजूद है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।